नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। हम पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये देखे थे कि आज की परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है, उससे संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की थी। दूसरी बात आज है कि आज हम हिंदी व्याकरण देखेंगे कि आज यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, वीडियो, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी व्याकरण के प्रश्न छोटे नहीं, अब गहराई से पूछे जाते हैं, किंतु घबराए नहीं। हम शुरू से शून्य से लेकर के बड़े स्तर तक के जो भी प्रश्न उठते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, व्याकरण में भाषा का विकसित स्वरूप। देखिए, व्याकरण में किसी भी भाषा का व्याकरण होता है, तो हिंदी भाषा में या भाषा में व्याकरण का जो विकसित स्वरूप होता है, सबसे पहले ध्वनि होती है। हम अपने मुख से जो भी बोलते हैं, हमारी जीभ जब भी एक मुख के कई भागों में छूती है तो कोई ना कोई आवाज़ निकलती है, तो वो ध्वनि होता है। जब वह ध्वनि जो मौखिक रूप होता है, जब हम किसी अक्षर में बदल देते हैं तो वह लिखित रूप हो जाता है। तो उस लिखित रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो दूसरा स्वरूप अक्षर या वर्ण होता है। तीसरा शब्द होता है। जब दो से अधिक शब्द वर्ण एक दूसरे से मिलकर के एक अर्थ देने वाला युक्त हो जाता है तो वह शब्द कहलाता है। जब वही शब्द किसी वाक्य में कारक, काल, वचन आदि में बद्ध होकर के बंधे हुए रहते हैं तब वही शब्द पद कहलाने लगता है। और फिर भाषा के विकसित स्वरूप में वही रूप जब इतने पद मिलकर के एक वाक्यांश बनाते हैं तो वाक्यांश, इसका पद के आगे जो विकसित स्वरूप होता है वो वाक्यांश होता है। फिर एक वाक्यांश जब किसी वाक्य से जुड़ जाता है तो एक पूरा वाक्य कहलाने लगता है। तो वाक्य एक ऐसी इकाई होती है भाषा की कि जिसमें व्यक्ति अपने भाव को पूर्णता से व्यक्त कर देता है, दूसरों तक पहुंचा देता है। अनुच्छेद का तात्पर्य कि किसी भी पाठ का या किसी पाठ का एक हिस्सा जो होता है, जिसे आप गद्यांश कहते हैं, मैसेज कहते हैं, वो अनुच्छेद होता है। परिच्छेद, पूरा एक पाठ ही जिसमें पूरी कहानी हो वो परिच्छेद कहलाता है। अब इसके बाद और भी होता है, जैसे कि ग्रंथ हो जाएगा, रचनाएं हो जाती है, इससे तो वो किसी भाषा में ही लिखा जाता है। तो हम हिंदी भाषा के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पूरी हिंदी व्याकरण का हम 3 बिंदुओं में ही चर्चा करेंगे। तो दूसरा बिंदु है कि हिंदी भाषा का संपूर्ण व्याकरण मात्र 3 बिंदुओं में। हम 3 बिंदु मुख्य हैं जिसमें चर्चा करेंगे। आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जितने भी तरीके के प्रश्न उठते हैं, उन सब की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ देखा है ध्वनि, जो जब हम उस कॉपी में लिख देते हैं या जो बोलते हैं उसको जब हम अक्षर में बदलते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। तो वही है वर्ण विचार। हम वर्ण विचार से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि स्वर का भेद, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या आधार होते हैं, जैसे कि मुख विवर के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर आदि। व्यंजन का भेद, जैसे व्यंजन क्या कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, इस तरह के से पूछे जाते हैं। इन सबको हम बहुत ही गहराई से डीपली अध्ययन करेंगे। स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण प्रयत्न, कि हम ये जो ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन, इनको हम जब उच्चारण करते हैं उनके क्या क्या प्रयास होते हैं, कहाँ से उच्चरित होते हैं, इनको भी इसके अंतर्गत देखेंगे। प्रमुख ध्वनियाँ सभी ध्वनियाँ जिससे, जैसे कि एक ही वर्ण हो, जैसे व्यंजन है कि 2 बार आ गया, जैसे कह देंगे कि ये ला वर्ण है, ला ध्वनि है, 2 बार आ जाएगी तो ये क्या कहलाएगी। जैसे आप कहेंगे दिल्ली, ये कैसी ध्वनि है, ध्वनि भी पूछा जाता है। तो संयुक्त ध्वनि है कि संपृक्त ध्वनि है कि युग्मक ध्वनि है। ठीक, जैसे संबल कहेंगे, संबल, अगर इस तरह के प्रश्न तो कभी आए नहीं परीक्षा में, बहुत कम ही आते हैं। जैसे कि ये ध्वनि क्या कहलाएगी, संयुक्त ऐसा। तो ये जो दिल्ली है इसमें आपको ला 2 मिला है तो ये युग्मक कहलाएगी। ठीक, और संपृक्त मतलब कि जो अलग अलग ध्वनियाँ एक दूसरे के सहारे से खड़ी हैं तो ये संपृक्त हो जाएगी, ये युग्मक। और संयुक्त, जैसे पा है, पा में रा जोड़ देंगे तो ये संयुक्त हो जाएगा। आपको जैसे कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आपकी संख्या में केवल 2 या 3 छत्र और शरारत हैं, नहीं, बहुत सारे व्यंजन हो सकते हैं, सभी संयुक्त हो सकते हैं। लेकिन उन्हीं को क्यों कहा गया, क्योंकि उनसे एक अलग का स्वरूप बना हुआ है।
तो इनका हम इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही गहराई से इसमें जानेंगे। दूसरा बिंदु आता है शब्द विचार। व्याकरण के दूसरे अंश में सबसे बड़ा शब्द ही होता है, सबसे बड़ा पार्ट, एक चैप्टर कह लीजिए आप इसको, ये बहुत बड़ा है जिसमें आपको सब कुछ में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने वाले इसी में से होते हैं। अगर आप शब्दों को जान गए तो वाक्य का निर्माण तो आप कर ही लेंगे। देखिए शब्द प्रकार के आधार, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्द के कितने प्रकार हैं, उनके आधार देखेंगे किस किस आधार पर हम क्या है जिसे आप कहेंगे वोकैबुलरी कहते हैं, शब्द भंडार आप करते हैं, कितने तरीके के शब्द निर्माण करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कि जब शब्द कैसे पैदा हुए हैं इसके आधार पर आप देखे होंगे कि तद्भव होंगे, तत्सम होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं और संकर होते हैं, संकर शब्द, ठीक, संकर शब्द। विकार फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि एक बार पैदा हो गए हैं दोबारा उनकी उत्पत्ति करेंगे, वो व्युत्पत्ति करें। जैसे कि अगर कहें कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग ऋण, रूढ़, यौगिक, योग ऋण, योग ऋण। अब विकार के आधार, विकार के आधार पे आपको टोटल 8 होंगे और 2 भेद होंगे, जैसे कि विकारी और विकारी। तो विकारी में क्या आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हो गए। और अविकारी क्या होंगे, जैसे अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी होते हैं। अर्थ के आधार पर जैसे कि एकार्थी हो गए, अनेकार्थी हो गए, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, ये सब क्या है अर्थ के आधार पर शब्द। तो आप देखेंगे इतने तरीके के। अब जैसे कि ये विदेशज शब्द में जैसे कि उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, तुर्की शब्द, फारसी शब्द, तो ये सब विदेशज शब्द कहलाएंगे। कितने अधिक शब्द हो गए हैं। शब्द निर्माण की इकाइयां। अब दूसरा बिंदु हम देखेंगे कि शब्द निर्माण। अभी तक तो शब्द को पैदा किया गया कि शब्द कैसे पैदा होते हैं कि शब्द, लेकिन अब दूसरा शब्द निर्माण। अगर इस बिंदु को देखेंगे कि हम शब्द निर्माण इसी में से एक को उठा के लाएंगे जो आपका व्युत्पत्ति के आधार पर था। 3 भेद है 3 भेद में यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो ये देखे होंगे कि यौगिक शब्द, यौगिक मतलब कि जुड़ा हुआ, कि जैसे कि जिन शब्दों को हम तोड़ें और दोनों का अर्थ निकले वो यौगिक होता है। तो यौगिक शब्दों का निर्माण शब्द निर्माण की इकाइयों से ही होता है। तो यहाँ पर इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपकी किताबों में अलग अलग ये पार्ट रहते हैं, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया और समास, तो ये अलग अलग आपको पढ़, लेकिन ये मूल रूप से शब्द निर्माण की इकाइयां ही होती हैं। इनसे शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि उपसर्ग से संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, हिंदी के 10 उपसर्ग हैं, उर्दू के भी 11 उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, बहुत प्रत्ययकृत और तद्धित 2 ही होते हैं, और जो धातु और संज्ञा के साथ लगते हैं, बहुत सारे शब्दों का निर्माण करते हैं। संधि जो जोड़ के माध्यम से 2 शब्दों का ध्वनियों के जोड़ से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। समास जो शब्दों को संक्षेप करके एक शब्द कई शब्द हो और उनको एक में बांध दे, वो समास प्रक्रिया कहलाती। ये सब शब्द के निर्माण में आएंगे। शब्द परिवर्तन की इकाई। अब एक शब्द है, जैसे आपने कहा कि लड़का, ये एक शब्द है, इसका एक अर्थ होता है, पुल्लिंग का ज्ञान होता है कि लड़का एक शब्द है, लेकिन अगर इसको दूसरे में बदलेंगे, शब्द परिवर्तन जब दूसरे में बदलेंगे तो किसके कारण, लिंग के कारण। मतलब आपने ई प्रत्यय लगा दिया, लड़की हो गया, तो वही शब्द बदल गया लड़की, तो लिंग परिवर्तन के। कभी आपने नाम सुना कि शब्द परिवर्तन, कभी ये पूछा जाए कि शब्द परिवर्तन की इकाइयां क्या होती है, शब्द निर्माण की इकाई, इन सब के अंतर्गत ये आपको एक पाठ होगा, एक चैप्टर होगा, इसके अंतर्गत ये सब अध्ययन करना होगा। और आपकी किताबों में ये अलग अलग मिलेगा कि लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, उपसर्ग, अलग अलग, लेकिन आप जानेंगे आगे और इसको बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे कि क्या होते हैं ये लिंग का अध्ययन, वचन, कारक और काल। ये एक शब्द को दूसरे में बदल, जैसे कि लड़का गया तो गई प्रत्यय लगा दी, तो अगर आया या गया, आता है, जाता है, तो ये काल हो गया। कारक तो शब्द शुद्धि, जब हम शब्द को पढ़ लेंगे, शब्द निर्माण कर लेंगे, शब्द विचार कर लेंगे अच्छे से, तो क्या क्या शुद्धियां होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जैसे संधि के कारण सही नियम नहीं लगता तो शब्द की अशुद्धि हो जाती है। समास से, जैसे कि अधःपतन होता है कि अधोपतन होता है, कि मनोरोग होता है कि मनः रोग होता है। शुद्ध शब्द क्या है, स्वर से कि सही स्वर का कहाँ प्रयोग करें, इससे शुद्धि हो जाएगी शब्द में। व्यंजन से कि व्यंजन में कहाँ हलंत रहता है, अंत में कहाँ नहीं।
जैसे कि विद्वान या भागवत, अंत में हलंत है कि नहीं, इससे भी शब्द की अशुद्धि होती है। और यही अशुद्ध शब्द जब वाक्य में बैठ जाते हैं तो उस पूरे वाक्य को ही अशुद्ध कर देते हैं। और वाक्य अशुद्ध से कितने प्रश्न बनते हैं। अब देखिए वाक्य विचार, तीसरा बिंदु जब अध्ययन करेंगे वाक्य विचार के अंतर्गत, तो वाक्य के अंग देखेंगे कि वाक्य के आवश्यक अंग क्या होते हैं। तो आप अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे कि उद्देश्य और विधेय होते हैं, उपवाक्य और पदबंध होंगे। इनको भी अच्छी एक चैप्टर होगा, इसको हम अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे। फिर वाक्य के आवश्यक तत्व ये 6 होते हैं, जिनमें योग्यता है, आसक्ति है, आकांक्षा है, क्रम है, पद, ये सब क्या है वाक्य के आवश्यक तत्व में। वाक्य के भेद, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा आज की परीक्षाओं में। अगर वाक्य से उठता है प्रश्न तो यही से होता है। जैसे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विधानात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, ये सब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर जैसे कि सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, वो सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य जहाँ 2 वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य जो एक वाक्य और एक उपवाक्य, एक प्रमुख वाक्य एक उपवाक्य हो, वो मिश्र वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे। बस ये तो चर्चा है, वाक्य आगे देखेंगे कितना अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे में बदलेंगे। क्रिया निर्धारण के आधार पर वाक्य, इस बिंदु को आपने वाच्य के या वाच्य परिवर्तन के नाम से सुना होगा, लेकिन मूलतः ये है क्या, क्रिया निर्धारण या क्रिया की प्रधानता, क्रिया निर्धारण या क्रिया की प्रधानता के आधार पर वाक्य के भेद कि क्रिया कहाँ प्रधान होती है। जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रधान हो गई तो कर्तृवाच्य, जहां क्रिया कर्म के आधार पर प्रधान हो गई कर्मवाच्य, जहां क्रिया भाव के आधार पर प्रधान हो गई वो भाववाच्य। तो इसके भी अनुसार 3 वाच्य होते हैं। इसका अध्ययन जब हम आप विकारी शब्द में करेंगे तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो क्रिया के भेद में भी ये वाच्य आ जाएगा। वाक्यांतर और वाक्य विश्लेषण क्या है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण। वाक्यांतर मतलब कि जैसे कि सकारात्मक है तो नकारात्मक में बदलता, प्रश्नवाचक में बदलना, या रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनमें सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, एक दूसरे में बदलना वाक्यांतर कहलाता। वाक्य विश्लेषण, वाक्य का गहराई से छानबीन करना, कि जैसे कह रहे हैं कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है। तो देखेंगे अगर कह दें कि यहाँ साइकिल पद का विन्यास करिए तो साइकिल क्या होगी, ये साइकिल से सहायता ली है तो ये कर्म कारक में जाएगा। इस दृष्टि से आपको पहचानना पड़ेगा। वाक्य का विश्लेषण कहलाएगा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में तो भाषा के व्याकरण की समस्त इकाइयां समाहित हो जाएंगी, जिनमें वाक्य शुद्धि में शब्द शुद्धि के आधार पर भी वाक्य शुद्ध होता है, और वाक्य में लिंग के आधार पर वाक्य शुद्ध होगा, वचन के आधार पर अशुद्ध हो जाएगा, कारक, काल, सबके आधार पर। तो ये सबसे बड़ा बिंदु ये वाक्य शुद्धि का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य 4 दिए रहेंगे, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हमने आज जो महत्वपूर्ण चीजें थी कि आज की परीक्षा में पूछी जाने वाली उन सब का अध्ययन किया। केवल आप धैर्य रखे रहें और देखते हैं कि आपको क्रम से सब कुछ बहुत ही गहराई से इसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसका भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों को, और आपकी निश्चित सफलता, आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाएगी। धन्यवाद। आप आज के लिए बस इतना ही।